लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी जो है अपनी क्लास को जो है एक बार जो है शेयर कर दो, फिर हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बराबर ना। ओके सर, टेक्निकल का क्लास प्लीज स्टार्ट कीजिए। हाँ कर देंगे भाई, शिवम कुमार कर देंगे, ठीक है। ओके, दौलाराम चौधरी, ओके, सलाम शाहिदानु, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर जी। ओके भाई जल्दी से आ जाओ, तो भाई जल्दी से क्लास में अपने आ जाओ और एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग आगे हो तो अपने जो है स्क्रीन बोर्ड पे जो अपना पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर भेजिए। पहला क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। दौलाराम चौधरी ने बिल्कुल ठीक है, आपने आंसर भी भेज दिया है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों में या पुत्रों में। तो जल्दी से मुझे जो है इसका आंसर भेजो, क्या होगा। एक वर्णांध पुरुष, तो जल्दी से भेजो भाई डी आंसर। ओके, बिसल आर्मी ने डी आंसर भेजा है, चलो ठीक है। ओके डी, पुत्रियों के पुत्रों में, वेरी गुड, सही बात है भाई, ये तो भाई बिल्कुल सही है। ओके चलो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक वर्णांध पुरुष, ये अपने पास में क्या है, पुरुष, ओके, और ये अपने पास में क्या है, महिला है। इन दोनों की शादी हो रखी है, ठीक है। अब जो है अब इनके एक बच्चा होता है, लड़के होते हैं। एक इनके ये हो गई इनकी क्या, लड़की, और एक इनके हो गया लड़का। ओके, ये चीज है, गर्ल्स एंड ये गर्ल्स और ये बॉयज और ये इसका पिता। और ये क्या है, वर्णांध है, मतलब कि वर्णांधता रोग इसमें है, ठीक है। एक बात ध्यान में रख लेना, अब देखो वर्णांधता जो इस प्रकार रोग होगा ना, वो देखो ये पुरुषों में, ये पुरुष है, अब आगे जो है इसकी जो लड़की होगी इसमें जो है ये वर्णांधता आएगा। अब इस लड़की के भी जो है बच्चे होंगे, मान लो इधर इसका लड़का, ये लड़की और ये हुआ लड़का। अब ये वर्णांधता इस लड़के में आएगी, आई बात समझ। फिर इसके भी शादी होगी, ठीक है ना, इसके भी बच्चा होगा, तो इस समय अब इसकी जो है वो किस में आएगी, लड़की में आएगी, आई बात समझ। ये इसकी लड़की जो है अब क्या होगी, वर्णांधता होगी। ओके, तो पुरुष पुरुष से लड़की, लड़की से पुरुष, पुरुष से लड़की, इस प्रकार से ये रोग जो है आगे से आगे फैलता है, ठीक है। तो एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें, पुत्रियों के पुत्रों में। ये पुत्री है, देखो ये पुत्री है, और पुत्री के ये किस में है, पुत्र में, ये देखो, आई बात समझ में ना, पुत्रियों के पुत्रों में। ओके, ये सही है, पुत्रों के पुत्रों में, ये तो सीधी सी बात है, इस पुत्रों के पुत्रों में तो होगी नहीं, पुत्रियों में, बिल्कुल पुत्रियों में, पुत्रियों में तो होंगे ही है, ये भी है, और पुत्रों में ये नहीं होगा। बाकी पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में भी होगा। ये देखो ये जो आंसर है वो पूरा पूरा एग्जिट एकदम सॉल्व करवा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है डी को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, ठीक है ना। ओके आगे चले, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो मुझे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, महिलाओं में होगा। हाँ जी भाई दौलाराम चौधरी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओके, जसोल सिंह भाटी का डी आंसर आया है, क्या है, CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो अब इसमें तो अब आपके कोई सोचने वाली बात तो है नहीं कि 6CO2 प्लस 12H2O, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, इसमें से 6H12O6 प्लस 6CO2 6O2 प्लस 6H2O। अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है, रिएक्शन है। अब इसके अंतर्गत किसकी आवश्यकता पड़ती है, ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये इसमें सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए, आई बात में। तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी हो जाएगी, CO2। यानी प्रकाश संश्लेषण को स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, यानी कि CO2 चाहिए, राइट है ना। ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो भाई जल्दी से बताओ, डीएनए उंगली छाप की पहचान के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपयुक्त सभी? डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी या चोर, किसके लिए किया जाता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, डी। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान? हाँ भाई, चलो ठीक है, वेरी गुड, डी में। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। विवादास्पद माता पिता में भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो किसी का बच्चा जो है वो मान लो अभी अभी डिलीवरी है और उसका बच्चा जो है एक्सचेंज हो गया है, तो उस समय हम लोग कर सकते हैं डीएनए से, ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। बलात्कारी में भी हम लोग जो है इस डीएनए का उपयोग कर सकते हैं, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग। और चोर में उसके मान लो उसने कहीं पर जो है हाथ के निशान वगैरह जो है वो कहीं पे छोड़ा हुआ है, तो वहां से भी हम लोग जो है डीएनए में यहाँ पर जो है डीएनए उंगली छाप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उपयोग सभी, यानी कि इसका डी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। पौधों में गैसीय हार्मोन है, पौधों में गैसीय हार्मोन्स कौन सा है वो बताओ? एसिटिलीन, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड या इथाइलिन? तो भाई पौधों में गैसीय हार्मोन्स कौन सा है, जल्दी से ये बताओ। सर चोर कैसे होगा? चोर इसलिए होगा, देख भाई, जैसे कोई चोरी करने के लिए आता है, चोरी करने के बाद में मान लो उसने अपने मान लो कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे चोरी करने आया और उसका एक बाल जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? गिर गया। आई बात समझ? इस बाल से मैं डीएनए का टेस्ट करके ये बता सकता हूं कि वो व्यक्ति है। ओके, जैसे कि हम लोग 4 जने हैं, चारों में से कोई एक जो है वो चोर है और उसका बाल जो है यहां पर गिरा हुआ है, ठीक है। अब उस बाल से हम लोग डीएनए का पता करके, हम चारों का डीएनए का पता चल करके हम लोग ये कंफर्म कर लेंगे कि किसका जो है डीएनए मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां इस प्रकार से, ओके। कई बार ऐसा होता है भाई, ठीक है ना, जैसे कोई चोरी करने के इरादे से आते हैं तो उसके बीच में क्या हो जाती है, थोड़ा सा माथापच्ची हो जाती है, तो उसका कोई ना कोई जो है शरीर का अंग, जैसे बाल है, उसका ब्लड है, कहीं ना कहीं लग जाता है चोर का, तो उस समय हम लोग जो है डीएनए उंगली छाप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ओके। कच्चे फलों को पकाने में इथाइलिन हार्मोन, हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, पौधों के गैस में गैसीय हार्मोन्स कौन सा होता है? तो इथाइलिन होता है। इसका उपयोग जो होता है वो कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में हम लोग जो है इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान में रख लेना, एसिटिलीन का उपयोग भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एसिटिलीन का उपयोग भी हम लोग जो है कच्चे फलों को पकाने में करते हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि एसिटिलीन का प्रयोग हम लोग कच्चे फलों में, इथाइलिन का प्रयोग भी कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। लेकिन इथाइलिन जो होता है वो क्या होता है, हार्मोन्स होता है। एसिटिलीन क्या होती है, वो एक प्रकार की गैस है। ये चीज ध्यान में रखनी कि वह कौन सी गैस है जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, तो एसिटिलीन। वह कौन सा गैसीय हार्मोन्स है पौधों में जो कि कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, तो इथाइलिन हो जाता है। इसी एसिटिलीन का प्रयोग हम लोग और भी बहुत जगह करते हैं। बात समझ में आ गई ना, ओके चलो ठीक है। गैसीय वेल्डिंग जो होती है ना, वेल्डिंग करने वाले बाहर की तरफ, वहां पे भी हम लोग जो है एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नाशय किससे स्त्रावित होता है? अग्नाशय से स्त्रावित होता है, ये क्वेश्चन है। अग्नाशय किससे स्त्रावित होता है, ये नहीं होगा। अग्नाशय से स्त्रावित होता है, अग्नाशय से स्त्रावित होता है। क्या स्त्रावित होता है वो मुझे बताना है, ठीक है ना, ओके ओके। अग्नाशय जो है वो किससे स्त्रावित करता है? बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। हाँ जी इंसुलिन, बहुत अच्छा है इंसुलिन।
भाई अग्नाशय में जो है आपको पता ही है अल्फा बीटा एंड गामा ये 3 कोशिकाएं होती है। इसमें से बीटा कोशिकाएं जो होती है वो सामान्यतः इंसुलिन का क्या करती है, स्त्रावण करती है इंसुलिन का, बराबर ना। ओके, यानी कि ये रहा इंसुलिन। पित्त जो होता है वो अपने यकृत में होता है, ये तो आपको पता ही है। पाचन और ये अलग चीज होती है, लार जो होती है वो अपने जिह्वा में होती है, बराबर ना। ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर जो है वो बताओ, क्या होगा? रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मृदा, स्मारक, जीवाश्म या चट्टानें? वेरी गुड, जीवाश्म। सबका आंसर भी आ चुका है जीवाश्म, यानी कि हम लोग जो है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जो है वो जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने में करते हैं और इसमें कार्बन C14 का उपयोग किया जाता है। कार्बन के 14-14 का उपयोग हम लोग जो है, ये समस्थानिक है कार्बन का, इसका उपयोग हम लोग जो है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि में करते हैं जीवाश्मों की आयु को फाइंड आउट करने में। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अम्ल स्वाद में होते हैं। तो भाई इसको तो अब क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, अम्ल कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो भाई खट्टे होते हैं, ठीक है। ओके, अम्ल हमेशा ही स्वाद में कैसे होंगे? तो खट्टे होंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। चलो आगे ये बताओ, लोहे पर जंग लगना एक परिवर्तन है, रासायनिक, जैव रासायनिक, बिजली रसायन परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, क्या होगा? लोहे पर जंग लगना एक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक परिवर्तन है। वेरी गुड, सबका आंसर भी आ चुका है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि लोहे पर जंग लगना एक कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक लोहे पर जो जंग लगती है Fe2O3 यानी फेरसोफेरिक ऑक्साइड के कारण जो है लोहे पर जो है वो जंग लगती है। लोहे पर जंग लगने के लिए इन्वायरमेंट में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वायुमंडल में आर्द्रता और दूसरी चीज जो है अपने क्या होनी चाहिए? वायुमंडल में ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें होती है तब भी जाकर के क्या होता है अपने जो है एक लोहे पर जो है जंग लगती है। और लोहे के ऊपर जंग लगना एक कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। ओके, आगे चले हम लोग। ऑक्सीडेशन क्रिया, हाँ जी बिल्कुल, पुखराज चौधरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑक्सीडेशन ही होगा भाई। आगे देखो, क्षार का स्वाद होता है खट्टा, कड़वा, मीठा, खारा, कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है भाई? जल्दी से बताओ, क्षार का स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा, कड़वा होगा, मीठा होगा या खारा होगा? कैसा होगा? क्षार कैसा होगा भाई? जल्दी से बताओ, क्षार का स्वाद कैसा होगा? क्षार, सीधी सी बात है, अम्ल खट्टा होता है तो क्षार कैसा होता है? क्षार जो होता है वो कड़वा होता है। इसमें अपने समझने वाली बात नहीं है, ये कई बार क्वेश्चन हम लोग इसको कर चुके हैं, बराबर ना। ओके, यस, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, साबुन भी एक लवण है क्योंकि यह क्षार से बनता है, यह अम्ल से बनता है, यह उच्च वशीय अम्लों का सोडियम लवण होता है। तो जल्दी से बताइए भाई क्या होगा? ये क्वेश्चन भी हम लोग जो है पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, कि साबुन भी एक लवण है क्यों? वेरी गुड, आंसर भी भेज दिया जसोल सिंह भाटी से, वेरी गुड, यानी कि यह उच्च वशीय अम्लों का एक सोडियम लवण होता है। साबुन एक लवण है क्योंकि यह उच्च वसा अम्लों का क्या होता है? सोडियम लवण होता है।
सोडियम या पोटेशियम लवण भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किस कारण से होता है? तो भाई ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, फिर भी आप लोग देखो इस क्वेश्चन को कैसे होगा कि वर्षा की बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव, गुरुत्वीय बल, श्यानता या वायुमंडलीय दाब, क्या होगा? नहीं कुंदन सिंह, ब्लॉक नहीं है, इधर से किसी की आईडी ब्लॉक नहीं है, प्लीज आप ऐसा भ्रम ना पैदा करें। यहाँ से ब्लॉक जो है किसी को नहीं किया जाता। अरे आपको ब्लॉक करके हमें क्या मिलता है, आप समझा करो, किसी को ब्लॉक नहीं करते। आप चाहे कुछ भी कह दो, बोल दो, लेकिन आपको हम लोग कभी ब्लॉक नहीं करते हैं। ठीक है, ओके वेरी गुड, ए आंसर। तो वर्षा की बूंद का गोलाकार होना ये किस पे डिपेंड है? पृष्ठ तनाव पे। आपको पता ही है पृष्ठ तनाव क्या होता है, किसी भी द्रव के स्वतंत्र तल को जो है कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, जिसके कारण जो है वो क्या होता है, अपने बूंद वगैरह जो होती है वो क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। ठीक है, तो बरसात की बूंद का गोल होना ये पृष्ठ तनाव पे क्या करता है, डिपेंड होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, देखो डेसिबल है वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र, वाद्य स्वर, ध्वनि स्तर के मापन की इकाई स्वर, शोर की तरंग दे रही है, क्या होगी जल्दी से बताओ। आशीष सिंह, भाई आशीष सिंह की आपकी तो आईडी से आ ही रहे मैसेज, में पढ़ रहा हूं। ओके चलो ठीक है, हाँ भाई टेक्निकल टीम सब देख रही है, शिवम कुमार देख रही है। ठीक है ना, ओके डेसिबल क्या है, ध्वनि के स्तर की क्या होती है, मापक, आपको पता ही है डेसिबल क्या है, ध्वनि के स्तर की क्या है, मापने की इकाई है। ओके चलो ठीक है, ध्वनि स्तर के मापन की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल कहते हैं। ओके ध्वनि स्तर के मापन की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है, राइट है ना, ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, बराबर। ओके आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और दोनों। तो भाई इस क्वेश्चन में जो है किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, जल्दी आंसर दो। यस, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो भाई सीधी सी बात है कि निकट की वस्तु तो क्या दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सूर्य का निकटतम जो है वो ग्रह कौन सा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो जो है आप सभी को पता ही है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा, बुध। ओके, पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है, तो वो है शुक्र। पृथ्वी का शुक्र है और अपने इसका जो है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। शुक्र को हम लोग जो है अपने पृथ्वी की क्या बोलते हैं, भगिनी भी बोलते हैं, पृथ्वी की भगिनी यानी कि बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन। ओके, संध्या का तारा भी हम लोग बोलते हैं, यानी सुबह सुबह। ओके यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। पृथ्वी को हम लोग जो है नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह, ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां पर पानी की अवेलेबल के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं, ब्लू ग्रह।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां से 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं और यहां से ये क्वेश्चन मैं आपको जो है अपने होमवर्क में देता हूं। इसको एक लास्ट क्वेश्चन को आपको जो है होमवर्क करना है। कल आपको जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसके बाद में आपको जो है उसको जो है जैसे क्लास अपनी खत्म होती है उसके जस्ट पश्चात आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे अपने क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, रोकेंगे। कल फिर हम लोग जो है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट जरूर करना, अपने वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के अपने जो यूट्यूब चैनल है उससे जो है आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सब्सक्राइब करो और अपने वीडियो को जो है शेयर करो ताकि दूसरे स्टूडेंट भी देख सके। ओके, तो चलते हैं, कल फिर हम मिलेंगे इसी समय। ओके, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।